आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। देखिए, हेल्थ क्या होती है? इट इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरीके से जब हम ठीक हैं, उस कंडीशन को, उस स्टेट को हम हेल्थ बोलते हैं। डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ इज़ माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स या फिर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के किसी ऑर्गन का या बॉडी के किसी सिस्टम का माल फंक्शन होना, ख़राब हो जाना, ठीक से काम नहीं करना, उसे हम बोलते हैं उस कंडीशन को डिजीज़। कुछ कॉमन डिजीज़ आपके इस चैप्टर में दी हुई है जिन्हें हम देखेंगे। तो ये जो डिजीज़ आपके दी हुई है, ये ज़्यादातर पैथोजेनिक डिजीज़ इस चैप्टर में दी है। तो पहले हम देखते हैं पैथोजन क्या होता है। देखो, पैथोजन होते हैं डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कौन से? जैसे कई बैक्टीरियाज, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ। अब हमने यहाँ पे लिखा मैनी बैक्टीरिया, मतलब नॉट ऑल। ऐसा ही मैनी वायरसेस, नॉट ऑल, मैनी फंजाई। क्यों? क्या सारे बैक्टीरिया ही डिजीज़ करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे हम देखते हैं लैक्टोबैसिलस जो कर्ड में होता है, ठीक है, तो या हमारे गट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, गट बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरियाज कैन बी गुड और बैड, ठीक है। तो जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं जो डिजीज़ करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैथोजेंस। तब कुछ एक डिजीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो टाइफाइड। टाइफाइड जो डिजीज़ है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया का नाम है। और टाइफाइड की डिजीज़ होती है खाने और पानी की वजह से। तो फूड और वाटर के थ्रू ये बैक्टीरिया जो है ये फैलता है। अब ये बैक्टीरिया एंटर कहाँ करता है? ये जनरली बॉडी के अंदर जाता है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कई बार ये परफोरेशन, मतलब कि छेद भी कर सकता है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। इस डिजीज़ में टाइफाइड के सिम्टम्स क्या होते हैं? टाइफाइड में फीवर आता है, बुखार, कमजोरी आ जाती है, और क्योंकि इंटेस्टाइन में जा रहा है तो कॉन्स्टिपेशन भी करेगा, ठीक है। और उसके अलावा ये हेडेक भी करता है। और इसको टेस्ट करना है, अगर चेक करना है, टाइफाइड को डायग्नोस करना है, तो एक फेमस टेस्ट है विडाल टेस्ट, वो हम करते हैं टाइफाइड के लिए। टाइफाइड के बारे में एक आपने स्टोरी सुनी होगी, टाइफाइड मैरी की। ये एक कुक थी यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में। और ये जो थी, ये टाइफाइड की कैरियर थी। कैरियर एज इन कि कैरियर वो लोग होते हैं जिनके अंदर, मान लो ये बैक्टीरिया तो था उसके अंदर, लेकिन वो उसके अंदर सिम्टम नहीं शो कर रहा था। तो वो क्या थी? उनके अंदर ये बैक्टीरिया था लेकिन सिम्टम नहीं शो हो रहे थे, मतलब उनमें डिजीज़ का कोई सिम्टम नहीं आ रहा था। तो वो इसको कैरी करके, इस बैक्टीरिया को कैरी करके चल रही थी अपने शरीर में, इसलिए उन्हें बोलते हैं कैरियर। अब वो क्योंकि खाना बनाती थी हर जगह, तो क्या होता था कि उनके थ्रू वो बैक्टीरिया वहाँ खाने में चला जाता था, और उसके थ्रू जो वहाँ जिनके काम कर रही थी उनमें ये टाइफाइड की डिजीज़ होने लग गई। धीरे धीरे कई जगहों पे टाइफाइड की डिजीज़ फैल गई। तो उसके बाद में चेक किया गया कि इन सब में कॉमन क्या है। तो उन्होंने देखा कि कॉमन ये है कि एक कुक है जो इन सब के घर में खाना बनाती है। तब पता चला कि ये हैं मैडम जिनके थ्रू ये टाइफाइड फैला है, क्योंकि ये कैरियर हैं, इनके अंदर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं टाइफाइड के, ठीक है। इस पर एक देखो 2019 में क्वेश्चन सिंपल सा पूछा हुआ था कि जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है टाइफाइड के लिए वो क्या है? तो विडाल टेस्ट हमने को पता ही है बस, ठीक है। और बैक्टीरिया कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी। चलो नेक्स्ट, निमोनिया। निमोनिया बच्चों में यूजुअली हम सुनते हैं निमोनिया हो गया है। तो निमोनिया जो है वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और दूसरा होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, इनकी वजह से होता है। निमोनिया किसके थ्रू होता है? जैसे टाइफाइड फूड एंड वाटर से होता है, निमोनिया होता है ड्रॉपलेट से, जिन्हें हम एरोसोल्स बोलते हैं, एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से, ठीक है। और निमोनिया किसको अफेक्ट करता है? एल्वेलाई को। एल्वेलाई क्या होती है? लंग्स के अंदर, ठीक है। निमोनिया में जो सिम्टम्स हैं वो क्या आते हैं? वही बुखार आता है, हेडेक होता है। इसमें लिप्स और फिंगर्स जो हैं वो ग्रे से ब्लूइश भी हो सकते हैं, ठीक है। ये निमोनिया के सिम्टम्स हैं। उसके बाद कुछ दूसरी बैक्टीरियल डिजीज़ देखो, जैसे डिसेंट्री, ठीक है। प्लेग। प्लेग किससे फैलता है? देखो, आपने सुना होगा प्लेग जो है वो चूहों से फैलता है, सुना होगा, माउस से। एक्चुअली चूहे जो हैं वो वेक्टर की तरह काम करते हैं। प्लेग फैलता है एक बैक्टीरिया से, उस बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। ये चूहों में पाया जाता है, चूहे इसके कैरियर की तरह काम करते हैं। ये चूहों में चला जाएगा और फिर चूहे जो है वो ह्यूमंस के अंदर प्लेग कर देंगे, ठीक है। डिप्थीरिया, ये एक बैक्टीरिया से होता है, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। और टिटनस, ये एक बैक्टीरिया से होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। टिटनस आपने कई बार सुना होगा, जैसे जब हमारे चोट लग जाती है तो हम सुनते हैं ना भाई टिटनस, टीटी का इंजेक्शन लगवा लो टिटनस का। तो वो टीटी क्या है? वो चोट लगने से कोई बीमारी नहीं हो रही है। एक्चुअल में जो वुंड्स होते हैं ना, ओपन वुंड्स, उन ओपन वुंड्स पे ये जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, ये बहुत जल्दी से ग्रो कर जाता है और अंदर घुस जाता है बॉडी में, बॉडी के अंदर। अब इन वुंड्स के थ्रू ये बॉडी में चला जाएगा और फिर ये कर देगा वहाँ पे टिटनस डिजीज़। तो इसीलिए
इस ये जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, इसके अगेंस्ट हम एंटी टिटनस वैक्सीन लगवाते हैं चोट लगने पर। तो ये कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ हमने देखी। अब हम वायरल डिजीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले कॉमन कोल्ड, ये राइनो वायरसेस ग्रुप ऑफ वायरस है राइनो वायरस, उसके कई वायरसेस हैं जो कॉमन कोल्ड कर देते हैं। अब कॉमन कोल्ड में होता क्या है, यूजुअली एक तो हमारी नोज इन्फेक्ट होती है और रेस्पिरेटरी पैसेज होता है, लेकिन लंग्स नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना कि लंग्स को इफेक्ट नहीं होता है कॉमन कोल्ड में, ठीक है ना। निमोनिया में लंग्स अफेक्ट हो रहे थे क्योंकि एल्वेलाई इन्फेक्ट हो रही थी। कॉमन कोल्ड भी किसके थ्रू फैलता है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू, ठीक है। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पूछा था 2016 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो आप इसमें से देख लो बैक्टीरिया की कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट पोलियो भी पोलियो वायरस की हेल्प से फैलता है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स, जहाँ भी पॉक्स आ जाए समझ लेना पॉक्स वायरस है। अब स्मॉल पॉक्स को अब इंडिया से इरेडिकेट कर दिया, इरेडिकेट मतलब ख़त्म कर दिया गया है, तो इंडिया में भी स्मॉल पॉक्स नहीं है, पर स्मॉल पॉक्स भी एक वायरल डिजीज़ है। ऐसे ही डेंगी और चिकनगुनिया, सुनते हम यही है कि ये मच्छरों से होती है, पर डेंगी और चिकनगुनिया के वेक्टर है मच्छर। होती ये डेंगी जो है ये डेंगी वायरस से, चिकनगुनिया का वायरस से। इनको वेक्टर, इनको ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं ये मच्छर। तो कौन से मच्छर हैं, एडीज़ मच्छर, ठीक है। दोनों में डेंगी और चिकनगुनिया दोनों वायरल डिजीज़ है, ठीक है। तो ये वायरल डिजीज़ होगी। अब आते हैं हम प्रोटोजोअल डिजीज़ पे। सबसे कॉमन है मलेरिया। देखो मलेरिया पे हम यही सुनते हैं मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, बट एक्चुअली मच्छर मलेरिया नहीं करता है, मच्छर एक वेक्टर है। तो मलेरिया करता कौन है, मलेरिया करता है एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम की सब स्पीशीज़ हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, ये सब मलेरिया करती हैं। इसमें से सबसे खतरनाक वाला जो मलेरिया है वो फेल्सीपैरम करता है। मलेरिया का वेक्टर कौन है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। डेंगू और चिकनगुनिया में एडीज मॉस्किटो है, मलेरिया में एनोफिलीज मॉस्किटो है। देखो मलेरिया कैसे होता है, एनसीईआरटी में आपके एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ये देखो होता क्या है, ये जो फीमेल एनोफिलीज होगी ना जिसमें प्लाज्मोडियम है, ये फीमेल एनोफिलीज जब ह्यूमन को बाइट करेगी तो ये स्पोरोजोइट्स छोड़ देगी ह्यूमन की बॉडी में। क्या छोड़ देगी, स्पोरोजोइट्स, ठीक है। अब ये स्पोरोजोइट्स, अब ये क्या सक करती है, ब्लड, तो ब्लड में चले जाएंगे ये स्पोरोजोइट्स। ये ब्लड के थ्रू ये स्पोरोजोइट्स जाएंगे लीवर में, ठीक है। अब लीवर में पहुंच गए स्पोरोजोइट्स, फिर लीवर के थ्रू ये क्या करेंगे, ये लिवर की सेल्स के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और उन सेल्स को बर्स्ट करेंगे और फिर से ब्लड में घूमने लगेंगे। तो लिवर के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद ये जाते हैं आरबीसीज के अंदर, कहाँ, रेड ब्लड सेल में। आरबीसीज की में जाकर भी ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे फिर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये बढ़ेंगे, अब बढ़ते 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 क्या करेंगे, आरबीसी को बर्स्ट कर देंगे। आरबीसी जो बर्स्ट होगी इसकी वजह से एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसका नाम है हीमोजोइन। क्या नाम है, हीमोजोइन, इंपॉर्टेंट है। इस हीमोजोइन की वजह से ही फीवर आता है हमें, ठीक है ना। फीवर आने लगता है और दूसरे सिम्टम्स जो भी मलेरिया के हैं वो आने लगते हैं। फिर क्या होता है, फिर ये जो अपने साथ पैरासाइट था स्पोरोजोइट, ये अब एंटर करता है कहाँ, ये एंटर करता है अब अपनी सेक्सुअल स्टेजेस में, मतलब उन्हें हम बोलते हैं गैमिटोसाइट। क्या बोलते हैं, गैमिटोसाइट। और ये कहाँ डेवलप होती है, सेक्सुअल स्टेज, आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर। अब ये गैमिटोसाइट जो हैं इनको फिर वापस से ये मॉस्किटो जो था फीमेल एनोफिलीज, ये जब इंसान को खाएगा तो ये गैमिटोसाइट हमारे ब्लड से वापस इसके अंदर जाएंगे। अब ये गैमिटोसाइट क्या करेंगे, अभी तक ये गैमिटोसाइट ही हैं, ऑर्गेनिज्म नहीं बना है। मॉस्किटो की गट के अंदर ये गैमिटोसाइट करेंगे फर्टिलाइज, और फर्टिलाइज करके डेवलप होंगे, और डेवलप होके फिर ये क्या बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे स्पोरोजोइट्स। तो देखो फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमिटोसाइट विद ब्लड मील, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट टेक प्लेस इन मॉस्किटो गट, और उसके बाद इनमें बन जाएंगे मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट। ये कहाँ जाएंगी, ये जो मॉस्किटो है उसकी सेलेवरी ग्लैंड के अंदर। ये यहाँ पे देखो स्पोरोजोइट्स, ये लाल लाल दिख रहे हैं, ये सब स्पोरोजोइट्स हैं। तो सेलेवरी ग्लैंड में ये स्टोर हो गए, और उस स्टोरेज के बाद अब ये सलाइवरी ग्लैंड में है। अब जैसे ही ये मच्छर जो है ये इंसान को काटेगा, वापस ये स्पोरोजोइट्स कहाँ जाएंगे, ह्यूमन में। तो आप एक चीज़ देखो, ये जो प्लाज्मोडियम है ये जो कि स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में घूम रहा है, इस प्लाज्मोडियम को अगर अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करना है तो इसे 2 होस्ट चाहिए, एक तो चाहिए मॉस्किटो, एक चाहिए ह्यूमन।
मॉस्किटो में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कर रहा है अपना, फर्टिलाइजेशन वगैरह, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जो है ये नंबर कहाँ बढ़ा रहे हैं, ह्यूमन के अंदर, तो ये दोनों चाहिए इसको, ठीक है। दिस इज हाउ प्लाज्मोडियम वर्क्स। अब देखो एक क्वेश्चन जो है ये 2 बार पूछा हुआ है कि द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज स्पोरोजोइट्स, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अच्छा एक और डिजीज़ देखो, अमीबियासिस, जिसको अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होती है, ये भी एक प्रोटोजोआ है। इसका कैरियर कौन है, हाउस फ्लाई, ठीक है, हाउस फ्लाई इसका कैरियर है। ये खाने और पानी, फूड एंड वाटर से फैलती है। उसमें सिम्टम क्या आते हैं, वही कॉन्स्टिपेशन, स्टूल जो होता है उसमें हमारे एक्सेस म्यूकस आएगा या ब्लड क्लॉट्स भी आ सकते हैं, ठीक है, अमीबिक डिसेंट्री में। देन लश्मानियासिस, ये एक प्रोटोजोआ है, लश्मानिया डोनोवानी, इससे होता है लश्मानियासिस। देन एस्केरियासिस, अब देखो अभी तक जो हमने देखी डिजीज़ वो थी प्रोटोजोअल डिजीज़, अब हम देखते हैं हेलमिंथ की डिजीज़ कौन सी है, ठीक है। हेलमिंथ आपने पढ़े होंगे, एस्के हेलमिंथिस है ना, प्लेटी हेलमिंथिस, वो हेलमिंथ्स। तो देखो इसमें एक तो एस्केरियासिस होता है जो एस्केरिस से होता है, एस्केरिस राउंड वर्म, ये होती है एस्के हेलमिंथिस में आती है, ठीक है। अब ये जो एस्केरिस के एग्स होते हैं ना, ये जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके फीशेस के थ्रू बाहर निकलते हैं और फिर वो कहाँ चले जाते हैं, पानी में, और उसके थ्रू हो सकता है आपके खाने में चले जाएं, और वो जो कंटेमिनेटेड खाना या कंटेमिनेटेड पानी होगा उससे फिर ये इन्फेक्शन फिर से फैलता है, ठीक है। अब इसमें एस्केरियासिस में सिम्टम्स क्या आते हैं, तो इंटरनल ब्लीडिंग, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होती है, इंटेस्टाइन का जो पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है, ये एस्केरियासिस में होता है। ऐसे ही एलिफेंटियासिस या इसी को हम फिलैरियासिस भी बोलते हैं, ये किससे होता है, ये भी एस्के हेलमिंथिस है। ये कौन से हैं, वाउचरेरिया, वाउचरेरिया की 2 स्पीशीज है, वाउचरेरिया बेनक्रॉफ्टाई या वाउचरेरिया मलाई, और इनको फिलेरियल वॉर्म्स बोला जाता है। ये क्या करते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक मतलब लंबे टाइम के लिए, ठीक है ना। और ये किसको इन्फेक्ट करते हैं, ये करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स एंड जेनाइटल्स। तो ये देखो ये डायग्राम में दिख रहा है, लोअर लिम्स और जेनाइटल्स के ये जो सेक्शन है इसको इन्फेक्ट करा है कौन, वाउचरेरिया। और इसका वेक्टर कौन है, इसका वेक्टर भी है फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। तो ये दोनों डिजीज़ थी हमारी हेलमिंथ वाली। अब फंजाई की डिजीज़ देख लो, रिंगवॉर्म्स, ये जो है ये जेनेरा है कुछ फंगस के, जैसे कि माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, इनकी वजह से होती है। और फंजाई के लिए फेवरेबल कौन है, हीट और मॉइस्चर जो है फेवरेबल है, इससे ये डिजीज़ होगी। ये देख लो आप, इस तरीके का होता है। फंजाई की डिजीज़ से बचने के लिए क्या, साफ़ सफाई रखो आप, ठीक है। एक पॉइंट आपको दे रखा है कि भैया आपको डिजीज, ये जो पैथोजेनिक डिजीज़ हैं जितने भी, इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्लीनिंग रखनी चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। उसमें मॉस्किटो के लिए एक पॉइंट है कि एक फ़िश होती है गैम्बूजिया फ़िश, जो मॉस्किटो के लार्वा को खाती है, ठीक है। अब देखो कुछ एक क्वेश्चंस देख लो आप जो पूछे हुए हैं, देखो सिंपल से क्वेश्चन देखो, ये लास्ट ईयर के हैं 2 क्वेश्चन, तो उससे पहले के हैं। फिर कॉमन कोल्ड, हीमोजोइन, विडाल टेस्ट, एलर्जी। अब एलर्जी अभी हम पढ़ेंगे, एलर्जी को आप देख लो, छोड़ दो। उसके अलावा जो है लिस्ट, इसके ऑप्शंस मैंने नहीं दिए हैं पर इसको आप मैच कर सकते हो अभी। राइनोवायरस ग्रुप, कॉमन कोल्ड, हीमोजोइन, प्लाज्मोडियम के टेस्ट में, विडाल टेस्ट टाइफॉइड के लिए, तो एलर्जी डेस्टमाइट हो गया, ठीक है। ऐसे ये देखो टाइफॉइड, लेशमनियासिस, रिंगवॉर्म, ये सारी एनसीईआरटी की डिजीज़ हैं। इसमें एक भी डिजीज़ ऐसी नहीं है जो एनसीईआरटी के बाहर की है, ये सभी नीट के क्वेश्चन हैं, देख लो, ठीक है। ये देख लो 2018 का एक क्वेश्चन है कि मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, एलिफेंटियासिस। चलो तो ये डिजीज़ की बात हो गई, इसको एक बार एनसीईआरटी से रीड करना। उसके बाद इम्यूनिटी पे, इम्यूनिटी क्या होती है पहले तो, इम्यूनिटी होती है एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। होस्ट की एबिलिटी, उसकी शक्ति डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए। अब इम्यूनिटी देखो 2 तरीके की होती है, एक तो होती है इन्नेट, इन्नेट मतलब जो बर्थ से, बाय बर्थ प्रेजेंट है, और एक होती है एक्वायर, जैसे हम प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं ना, तो वो हमें कहीं से मिली हो उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड, ठीक है। तो इन्नेट इज प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। ये नॉन स्पेसिफिक मतलब ये किसी पर्टिकुलर पैथोजन या पर्टिकुलर चीज़ के अगेंस्ट नहीं बनी होती है, ठीक है, जनरलिस्टिक होती है ये। कैसे, देखो 4 जैसे इसके एग्जांपल है। एक तो फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। फिजिकल बैरियर मतलब जैसे स्किन, स्किन जो है वो हमारी क्या है, स्किन इम्यूनिटी है। स्किन कैसे, क्योंकि स्किन हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग है बाहर की। तो कोई भी चीज़ अगर हमारे शरीर में आती है तो सबसे पहले उसको किससे लड़ना पड़ता है, स्किन से। मॉस्किटो भी अगर आएगा तो वो किससे लड़ेगा, स्किन से तो लड़ेगा, तब जाके अंदर है। तो स्किन जो है वो हमारी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, फिजिकल बैरियर है, ठीक है। यहाँ पे रिकॉल कर लेना बैरियर मेथड्स जो हमने पढ़े थे। देन म्यूकस कोटिंग, म्यूकस कोटिंग ये क्या होती है, ये हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल, जीआईटी और पूरा ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वहाँ पे म्यूकस की कोटिंग होती है। ये भी हमें
जो पैथोजन है उनसे बचाती है। तो ये फिजिकल बैरियर है। फिजियोलॉजिकल, बॉडी के अंदर ऐसा क्या है, स्टोमक के अंदर आपको होता है एसिड होता है HCl, ठीक है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है। देन सलाइवा जो है इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, इम्यून और टीयर्स जो है उनमें भी होती है। देन सेलुलर सेल्स, कुछ WBC वाइट ब्लड सेल्स आपको पता है, ये इम्यूनिटी में हेल्प करती है। मैक्रोफेजेस जो खाने वाली सेल्स है ना, फेगोसिटिक, ये जो है ये हेल्प करती हैं। देन साइटोकाइन, देखो जो सेल्स वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है ना अपनी बॉडी में, वो फिर एक प्रोटीन सिक्रीट करती हैं, उसका नाम है इंटरफेरोन। और ये जो प्रोटीन है ना, ये दूसरी सेल्स को कैंसर इन्फेक्ट होने से बचाता है, ठीक है। तो दीज आर साइटोकाइन बैरियर्स। तो इस तरीके की ये इन्नेट इम्यूनिटी है, ये नेचुरली बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट है। अब कुछ होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है भाई, एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जो कि पैथोजन स्पेसिफिक होगी। ये वो है जो हम लाइफ के दौरान डेवलप करेंगे। ये पैथोजन स्पेसिफिक होगी या मेमोरी बेस्ड होगी। मेमोरी बेस्ड का क्या मतलब है, देखो मान लो सपोज करो हमारे बॉडी पे किसी एक पैथोजन ने अटैक किया। जब हमारी बॉडी पे कोई पैथोजन अटैक करता है तो हमारी बॉडी क्या बनाती है, हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज़, ठीक है। अब वो पैथोजन पहले अटैक करेगा तो बॉडी देखेगी कि भाई ये किस तरीके का पैथोजन है, तो उसके अनुसार वैसी एंटीबॉडी बनाएगी। लेकिन पहली बार अटैक करने के बाद में अब बॉडी को ये जो पैथोजन है ना, ये याद हो जाता है कि अच्छा ये मतलब ऐसा कोई कंपाउंड आएगा तो इसका मतलब ये डिजीज़ करेगा। ये पैथोजन याद हो गया, किसके थ्रू याद हुआ, मेमोरी सेल्स के थ्रू। मेमोरी सेल्स बन जाती हैं बॉडी में। अब मेमोरी सेल याद रखती है कि अगली बार जब ये पैथोजन आएगा ना, तब फटाफट से ये एंटीबॉडीज़ बनानी है और जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स देना है। तो ये जो बॉडी की इम्यूनिटी हुई, ये किसकी बेस पे हुई, मेमोरी के बेस पे, ठीक है ना। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड होती है। अब इसी में देखो हमने जो अभी देखा ना कि एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, एक होता है सेकेंडरी या एनामनेस्टिक। प्राइमरी रिस्पॉन्स वो है जो इनिशियल रिस्पॉन्स टू एनी पैथोजन है, ये लो इंटेंसिटी का है, मतलब कम, इसमें जो एंटीबॉडीज़ बन रही है वो धीरे धीरे काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी जो होता है इसको हम एनामनेस्टिक बोलते हैं, ये हाई इंटेंसिटी का होता है, क्योंकि अब बॉडी को याद है कि ये पैथोजन है तो इसके खिलाफ उसको पहले से ही पता है कैसी एंटीबॉडी बनानी है, तो फटाफट एंटीबॉडीज़ बनेगी। इसलिए सेकेंडरी रिस्पॉन्स को एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स बोलते हैं, हाई इंटेंसिटी का। ये रिस्पॉन्स किसकी हेल्प से काम में आते हैं, ये आते हैं लिम्फोसाइट्स की हेल्प से। लिम्फोसाइट क्या है, टाइप ऑफ एक WBC है। अब लिम्फोसाइट दो तरीके की है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो ये जो बी लिम्फोसाइट है ये तो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी, जिसको हम कह रहे हैं कि एंटीबॉडी एंटीजन से लड़ती है जाके, ठीक है। और इस तरीके की इम्यूनिटी को बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स या ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। ह्यूमर मतलब ब्लड या फ्लूइड, इसको हम ह्यूमर बोल देते हैं, ठीक है। ये तो बी लिम्फोसाइट्स का काम हो गया, एंटीबॉडीज़, क्योंकि एंटीबॉडीज़ ब्लड के अंदर है। टी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली कुछ नहीं करती, लेकिन ये हेल्प करती हैं बी लिम्फोसाइट्स को, इट हेल्प्स बी लिम्फोसाइट्स। और इसीलिए इस इम्यूनिटी को बोला जाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट एक सेल है तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होती है ग्राफ्ट रिजेक्शन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट। देखो जब भी हम बॉडी में ऑर्गन्स का डोनेशन करते हैं, एक व्यक्ति का ऑर्गन दूसरे को लगाते हैं, तो जैसे हम जब ब्लड एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं तो हम ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं ना, ऐसे ही इसमें टिश्यू मैचिंग होती है, टिश्यू मैचिंग। अब ये टिश्यू मैचिंग फेल होने का कारण क्या हो सकता है, वो कारण सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये ग्राफ्ट रिजेक्शन किसकी वजह से हो सकता है, CMI की वजह से, ठीक है। अब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एंटीबॉडी कैसी होती है। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, एंटीबॉडी ये है, इसमें दो चेन्स हैं, लाइट चेन्स हैं, एक तो ये और ये हैवी चेन्स हैं। 4 चेन हो गई, 2 लाइट 2 हैवी, ठीक है। उसके अलावा ये देखो सल्फर बॉन्ड्स दिख रहे हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है। ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये इधर भी जुड़े हुए हैं, और इसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। इस तरीके की ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है। अब ये तो हो गई इननेट। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है भाई, देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 तरीके की होती है, एक तो एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव मतलब जब इम्यूनिटी डेवलप हो आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू एन इन्फेक्शन या एंटीजन। किसी एंटीजन ने आपको अटैक किया, उसमें जब आपकी बॉडी इम्यूनिटी दिखाती है ना, डेवलप करती है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव क्या है, पैसिव मतलब बनी बनाई इम्यूनिटी जब आप दे रहे हो, व्हेन इम्यूनिटी डायरेक्टली एक्वायर्ड, ठीक है। अब एक्टिव में 2 तरीके की होती है, एक तो नेचुरल एक्टिव, जैसे नेचुरल इन्फेक्शन में ये हमने बीमारी का भी देखा कि एक पैथोजन ने अटैक किया, बॉडी ने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दिया एंटीबॉडीज़ के थ्रू, अगली बार फिर किया, फिर रिस्पॉन्स दिया, ये तो नेचुरल हो गई। और आर्टिफिशियल एक्टिव भी होती है, क्या होती है, कोविड में आपने क्या किया, वैक्सीनेट इम्यूनाइजेशन किया ना। क्या होता है इसका प्रिंसिपल, हम क्या करते हैं, मान लो हमने जो वायरस था या जो बैक्टीरिया था, जो भी चीज़ अटैक कर रही है एंटीजन, उस एंटीजन को वो वीक कर दिया,
कमज़ोर बहुत ज़्यादा, और कमज़ोर करके वैक्सीन के रूप में बॉडी में डाल दिया। अब वो कमज़ोर है तो उसका कोड पढ़ के बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, लेकिन वो कमज़ोर है क्योंकि बीमारी तो कर नहीं सकता। पर अब बॉडी के पास क्या डेवलप हो गई? मेमोरी। अब अगली बार जब ये असली वाला आएगा ना, तब बॉडी के पास पहले ही मेमोरी है, तो फटाफट रिस्पॉन्स करेगी बॉडी और इससे बचा लेगी। दिस इज़ हाउ इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन वर्क्स। जैसे कोरोना में जो वैक्सीन्स लग रही हैं वो इसी बेस पे लग रही हैं, ठीक है। अब इसमें मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, पर बेसिक प्रिंसिपल यही होता है। तो इम्यूनाइजेशन जो प्रिंसिपल है वो एक्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी के बेस पर ही किया जाता है। पैसिव इम्यूनिटी जहाँ पे डायरेक्टली एक्वायर की जाती है, जैसे पैसिव देखो, एक तो आर्टिफिशियल हमने देखा टिटनेस के केस में, जब एंटीटॉक्सिन देते हैं, टिटनेस का एंटीटॉक्सिन। तो टिटनेस क्या है भाई? आपके पास पहले से बनाई हुई एंटीबॉडीज़ हैं। अब आपको पता चला चोट लग गई तो आपने तुरंत एंटी टिटनेस सीरम डाल दिया, ताकि अब अगर टिटनेस का बैक्टीरिया आया तो तुरंत किल कर दे। तो बनी बनाई एंटीबॉडीज़ है ना। ऐसे स्नेक एंटीवेनम, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हमारे जैसे मान लो जो स्नेक्स होते हैं, कई पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों तरीके के होते हैं। अब स्नेक बाइट में क्या होता है? स्नेक बाइट में मान लो स्नेक ने बाइट किया तो इसका जो जहर है, जो वेनम है, उस वेनम के अंदर कुछ एंटीजन होंगे। वो एंटीजन अपना काम करते हैं, वो अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। कई न्यूरोटॉक्सिक भी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा, जो नर्वस साइंस लाते हैं। कई कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है ना। अब इन एंटीजन से लड़ने के लिए बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। लेकिन सोचो, अगर एक सांप ने काटा आपको और उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही क्विक है, अब अगर वो 10 मिनट के अंदर अंदर सिम्टम ले आएगा तो आपकी बॉडी तो उससे कोप ही नहीं कर पाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि बॉडी के अंदर आप खुद एंटीबॉडीज़ दे सको। तो वो कैसे होगा? तो देखो ये कैसे बनाई जाती है। अब देखो, जैसे वैक्सीनेशन में हमने देखा ना कि बैक्टीरिया को या वायरस को कमज़ोर करके ह्यूमन में डाल देते हैं, लेकिन स्नेक वेनम में ऐसा नहीं करते कि ह्यूमन में डालते हैं। तो स्नेक वेनम में क्या डालते हैं? स्नेक वेनम में हम करते हैं कि स्नेक का वेनम आइसोलेट किया जाता है, निकाला जाता है, इकट्ठा करते हैं, और उस वेनम को फिर हम डालते हैं हॉर्सेज के अंदर। अब हॉर्सेज में ये पावर होती है कि हॉर्सेज जो हैं फिर वो क्या करते हैं? हॉर्सेज की बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाती है। अब हॉर्सेज का ब्लड लेके उन एंटीबॉडीज़ को आइसोलेट कर लिया जाता है और उससे बना लिया जाता है एंटी स्नेक विनम। अब इस एंटी स्नेक विनम को हम स्टोर कर लेते हैं, और जब भी हमें सांप काटेगा तो हम उस एंटी स्नेक विनम को यूज़ कर लेंगे ह्यूमन के अंदर। दिस इज़ हाउ स्नेक एंटीवेनम्स आर मेड। और ये क्या है? हमने बनी बनाई एंटीबॉडीज़ दी है ना, तो आर्टिफिशियली पैसिव, ठीक है। क्या नेचुरली भी कुछ ऐसी बनी बनाई एंटीबॉडीज़ मिलती है क्या बॉडी को? मिलती है, बिल्कुल। हमने पढ़ा है कोलेस्ट्रम में IgA होता है, या प्लेसेंटा के थ्रू IgG। ये जो है ये नेचुरली पैसिव इम्यूनिटीज़ हैं, ठीक है। बनी बनाई एंटीबॉडीज़ हैं, माँ के थ्रू मिल रही हैं। ये हो गया इम्यूनिटी की बात। नाउ विल टॉक अबाउट वैक्सीनेशन। देखो, वैक्सीनेशन जो है वो बेस्ड होता है प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। अभी हमने पढ़ा, हमने कोविड जो है, कोरोना मान लो, उसको कमज़ोर करके डाल दिया। तो हमने यही तो सोच के डाला कि अब बॉडी में मेमोरी सेल्स बन जाएंगी, अब ये याद रखेंगे असली कोरोना जब आएगा तो फटाफट रिस्पॉन्स देना है। तो इस मेमोरी के बेस पर ही वैक्सीनेशन होता है पूरा। अब वैक्सीनेशन भी दो तरीके का हो सकता है, एक्टिव और पैसिव। पैसिव में क्या होता है? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इज इंजेक्टेड, पहले से बनी हुई एंटीबॉडी, जैसे आपने देख लिया टिटनेस और स्नेक बाइट के केस में। एक्टिव वैक्सीनेशन में क्या होता है? आर्टिफिशियल एंटीजन ऑफ पैथोजन। इस आर्टिफिशियल एंटीजन को कैसे हम देंगे? या तो इनएक्टिवेट कर देंगे या कमज़ोर कर देंगे। उसको हम बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडीज़ बनाएगी। और ये एंटीबॉडीज़ कब फिर काम आएगी? जब असली इन्फेक्शन होगा तब ये काम आएंगी। तो एक तो ये, दूसरा मेमोरी बी सेल्स और टी लिम्फोसाइट बना देंगी। तो ये जब पैथोजन इन्फेक्ट करेगा तो उसको क्विकली जो है रिकॉग्नाइज कर लेंगे और फटाफट नई एंटीबॉडीज़ और बनाने लगेंगी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है हमारा पूरा वैक्सीनेशन का सिस्टम। ये जो वैक्सीन्स हैं अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी बनने लगी हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप बायोटेक में पढ़ते हो, बैक्टीरिया, यीस्ट या दूसरे ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके। जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो यीस्ट की हेल्प से बनाई जा रही है। ऐसे कोविड में भी ना कुछ वैक्सीन्स बनी थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। जैसे अगर आपने नाम सुना हो, फाइज़र एक कंपनी है, फाइज़र यूएस में। तो फाइज़र एक वैक्सीन थी उसकी, मॉडर्ना एक वैक्सीन थी, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनी हुई कोविड वैक्सीन्स थी। हमारे यहाँ पे कौन सी वैक्सीन नॉर्मली यूज़ में ली गई थी? हमारे यहाँ ली गई थी एक तो कोवैक्सिन, ये आपने नाम सुना होगा, ठीक है। एस्ट्राजेनेका एक कंपनी है, उसकी वैक्सीन थी। सो नाउ अब देखो, एक क्वेश्चन देख लो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी को लेके, कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है,
एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स जो इलिसिट होता है सब्सिक्वेंट एनकाउंटर पे, और ये मेमोरी की वजह से होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स तब होता है जब बॉडी एक पैथोजन को फर्स्ट टाइम करती है। अब इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक नहीं होती है, स्पेसिफिक होती है, हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये आया हुआ है 2022 में। ऐसे ही ये क्वेश्चन देख लो, हालांकि इंटरफेरेंस आपने अभी नहीं पढ़ा है, पर आप इनमें थोड़ा बहुत आप बता सकते हो। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो कौन देता है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज़ कौन सी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है, कोलेस्ट्रम से कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है। ये इंटरफेरेंस इन्नेट इम्यूनिटी। चलो अब बात करते हैं एलर्जी की। देखो भाई, एलर्जी होती क्या है? एलर्जी बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक एग्जैजरेटेड, बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया रिस्पॉन्स है टू सर्टेन एंटीजेंस इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर जो एंटीजेंस होते हैं कुछ ऐसे जिनके खिलाफ बॉडी का इम्यून सिस्टम एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स शो करे, उसे हम बोलते हैं एलर्जी। ये कैसे एंटीजन हो सकते हैं? जैसे माइट्स इन डस्ट वगैरह, पॉलन जो होते हैं वो। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कई लोग गांव में जाते हैं, जो शहर में रहते हैं, गांव में जाते हैं एकदम से तो उनको छींकें आने लगती है, या कई धूल भरी जगह पे जाते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम होती है, तो बोलते हैं एलर्जी है इस चीज़ की। तो एलर्जी क्या है? वो एक्चुअली बॉडी का जो आपका इम्यून सिस्टम है उस एंटीजन के खिलाफ एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स शो कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये बॉडी को नुकसान पहुँचा रहा है। इस वजह से इस टाइम पर बॉडी में एंटीबॉडीज़ कौन सी प्रोड्यूस होती है? IgE। ध्यान रखना, एलर्जी के टाइम पे IgE, एलर्जी ई से ई, ठीक है, IgE प्रोड्यूस होती है। और ये एलर्जी होती क्यों है? ये मास्ट सेल हमारी बॉडी में होती हैं, ये दो केमिकल्स रिलीज करती हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। इन हिस्टामिन और सेरोटोनिन की वजह से एलर्जिक रिएक्शन होती है। नाउ एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स दे रखे हैं। देखो, ऑटो इम्यून डिजीज वो होती है कि जब बॉडी खुद की ही सेल्स को अटैक करने लगे, उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसके एग्जांपल्स ध्यान रखना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस, विटिलिगो सोरियासिस, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा होता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कंडीशन है जहाँ पे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज करता है इट्स ओन सेल्स एज फॉरेन बॉडीज। बिल्कुल ठीक बात है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक कंडीशन है जहाँ पे बॉडी डज नॉट अटैक सेल्स। नहीं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो ऑटो इम्यून डिजीज है, तो यहाँ पे तो अटैक करती है सेल को। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये ऑटो इम्यून डिजीज हो गई। अब बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा है? देखो, बॉडी के अंदर होते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स हैं? ये वो ऑर्गन्स हैं जहाँ पे ओरिजिन मतलब शुरुआत, बनना या फिर मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन होता है लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। लिम्फोसाइट्स क्या है? टाइप ऑफ WBC की एक टाइप है ना, WBC के 5 टाइप थे, उनमें से एक टाइप है लिम्फोसाइट। तो इन लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन और मैचुरेशन प्रोलिफरेशन होता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। अभी लिम्फॉइड ऑर्गन दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो ऑर्गन्स हैं जहाँ पे ये जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं ये एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। और ये जो पूरा ऑर्गन है ये इसके लिए माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। ये कौन से हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन? दो, बोन मैरो और थाइमस। थाइमस आपने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है थाइमस, ठीक है। और हमने थाइमस में ही देखा था कि ये जो ग्लैंड होती है ये टाइम के साथ साथ छोटी होने लगती है, इसीलिए बुजुर्गों में इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया क्यों? क्योंकि थाइमस क्या है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। ये माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है इमेच्योर लिम्फोसाइट्स को एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट बनाने में, ताकि वो एंटीजन से सेंसिटिव हो, तभी तो एंटीजन आएगा तो वो उससे लड़ पाएंगे, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन ये प्रोवाइड करती हैं साइट्स फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद एंटीजन। अब ये एंटीजन सेंसिटिव बन गई, अब एंटीजन आएगा तो ये लिम्फोसाइट्स इनसे मुलाकात करेंगी। तो ये मुलाकात कहाँ होगी? ये मुलाकात की जगह कौन तय करेगा? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के पास में मुलाकात होगी। कौन कौन से हैं ये? स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स, ठीक है। स्प्लीन जो है ये आपने पहले ही पढ़ा है, RBC का रिजर्वायर है, ये ब्लड माइक्रोब्स को ट्रैप करता है। लिम्फ नोड जो है वो लिम्फ माइक्रोब्स को ट्रैप करते हैं। इसी में एक लिम्फॉइड टिश्यू होता है माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो पूरा जितना भी लिम्फॉइड टिश्यू है उसका 50% जो है वो माल्ट ही होता है, ठीक है ना। ये पूरा इम्यून सिस्टम हो गया, इसको एक बार NCERT से रीड कर लेना। अब 2 डिजीज़ आपके दे रखी है, एक तो एड्स और एक कैंसर, उनके बारे में देख लेते हैं। देखो, एड्स क्या होता है? एड्स आपने नाम सुना होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या है? ग्रुप ऑफ सिम्टम है, ठीक है। तो दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी। अब आप इसमें देखो, एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, एक्वायर्ड, ठीक है, बॉडी एक्वायर करेगी कहीं ना कहीं से। इम्यूनो डिफिशिएंसी मतलब
इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम। कौन करता है? वायरल डिजीज़ है ये तो, बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये ग्रुप है एक रेट्रो वायरस ग्रुप का। देखो जैसे आपने कॉमन कोल्ड में पढ़ा था राइनो वायरस ग्रुप, ऐसे ही रेट्रो वायरस ग्रुप है, RNA का वायरस है ये। इसका एक वायरस है HIV, वायरस का नाम है HIV, ठीक है। अब ये किसके थ्रू फैलता है? बॉडी फ्लूइड, वही ब्लड, सीमन, सलाइवा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? देखो इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जब आपको कोई पैथोजन इन्फेक्ट करे, वहाँ से लेके, मान लो आज इसने इन्फेक्ट किया, वहाँ से लेके सिम्टम आने तक का समय, ये कितना है, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो HIV के केस में ये कुछ महीनों से 10 साल तक हो सकता है। मतलब आज आपको HIV ने इन्फेक्ट किया और आपको सिम्टम कब आ रहे हैं? 10 साल बाद, ऐसा हो सकता है। या आपको सिम्टम कब आ गए? कुछ महीनों में ही आ गए। तो ये पूरा इसका इंक्यूबेशन पीरियड है कि ड्यूरेशन बिटवीन इन्फेक्शन और अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। अब HIV अफेक्ट या अटैक कहाँ करता है बॉडी में? HIV अटैक करता है 2 जगहों पे, एक तो मैक्रोफेजेस पे, ठीक है, और एक T हेल्पर सेल्स पे। ये टी सेल्स कौन सी होती है? लिम्फोसाइट्स। तो एक तो लिम्फोसाइट्स पे, इनने T हेल्पर, लिम्फोसाइट्स का एक टाइप है T हेल्पर, ठीक है, उनको, तो उनका नंबर डिक्रीज कर देगा। और मैक्रोफेजेस को हम बोलते हैं HIV फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि HIV को, वायरस को रेप्लिकेट करने में हेल्प करती हैं। कैसे, वो हम अभी देखते हैं। देखो ये डायग्राम जो है ये आपके NCERT में दिया हुआ है। अब देखो क्या हो रहा है, ये रेट्रोवायरस है HIV मान लो, ये HIV जो है ये आया, ये कोट है इसका। अब इसने क्या किया, ये जो प्रोटीन कोट है वायरस, इसको तो बाहर छोड़ दिया और अंदर क्या डाल दिया? वायरल RNA चला गया। अब ये वायरल RNA एक एंजाइम की हेल्प से, एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एज, ठीक है, इस एंजाइम की हेल्प से जो है रेप्लिकेट होगा। अब इसकी वजह से ये RNA क्या बन जाएगा? DNA, वायरल DNA बन गया। अब हमारे अंदर भी DNA है, तो वायरल DNA इनकॉर्पोरेट होगा हमारे जीनोम के साथ में, ठीक है। ये कौन सी सेल्स को अटैक कर रहा है? या तो मैक्रोफेज या T हेल्पर। अब इससे क्या होगा? इसकी वजह से हमारी मशीनरी वायरस का RNA बनाने लग जाएगी। तो ये हमारी जो मैक्रोफेज है ना, ये क्या बना रही है? वायरस का RNA। और इस वायरस के RNA से फिर नए वायरस बनने लगेंगे, फिर वो नया वायरस नई सेल को अफेक्ट करेगा। ऐसे करके बॉडी में T हेल्पर सेल गिरती जाएंगी। T हेल्पर सेल्स मतलब लिम्फोसाइट्स गिरने लगेंगी, तो बॉडी की इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? कमज़ोर। अब इम्यूनिटी अगर कमज़ोर हो गई तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई वायरस बैक्टीरिया आके बॉडी पे अटैक करेगा और बॉडी को कमज़ोर कर देगा, ठीक है। और इस वजह से एड्स एक फेटल डिजीज़ है। ध्यान रखना, एड्स इज़ नॉन क्यूरेबल, ठीक है। इसका डायग्नोसिस किससे करते हैं? एलाइजा से, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एक टेक्निक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इससे करते हैं। और एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है नाको, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसके बारे में जो भी ट्रीटमेंट्स हो गया या जो अवेयरनेस हो गई वो फैलाती है। तो ये बात हो गई एड्स की। अब हम बात करते हैं कैंसर की। कैंसर का भी आपने नाम बहुत बार सुना होगा, ठीक है, कि कैंसर है, कैंसर का इलाज नहीं हुआ, कई लोगों की ट्रीटमेंट की जाती है, थेरेपी की जाती है कैंसर की। युवराज सिंह को कैंसर हुआ था, जो आपने एक फेमस केस देखा होगा। कैंसर क्या होता है? अभी देखो नॉर्मल जो हमारी सेल्स होती है ना बॉडी की, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनिबिशन की। ये कॉन्टैक्ट इनिबिशन, कॉन्टैक्ट मतलब जुड़ना, इनिबिशन रोकना। कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या होता है कि जब सेल्स किसी दूसरी सेल्स की कॉन्टैक्ट में आती हैं तो उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। जैसे मान लो ये सेल है, ये ग्रो कर रही है, ये दूसरी सेल है, ये भी ग्रो कर रही है। ये सेल जब इसके टच में आएगी ना, तो अब इसका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। इस सेल को पता चल जाएगा भाई अब इसके टच में आ गए, अब हमें रुकना है। ये जो प्रॉपर्टी है इस सेल की, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन। कॉन्टैक्ट की वजह से इनिबिट हो जाना, कॉन्टैक्ट की वजह से ग्रोथ का इनिबिट होना, कॉन्टैक्ट इनिबिशन। नॉर्मली ये होता है। कैंसरस सेल में ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। अब ये प्रॉपर्टी खत्म होगी तो क्या होगा? ये सेल ग्रो कर रही है, अब ये कॉन्टैक्ट से बंद तो हो नहीं रही, तो ये ग्रो करती जा रही है, रेप्लिकेट होती जा रही है। क्या बन गया ये? इसे हम बोलते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं? ट्यूमर, ठीक है, जिसे कई बार हिंदी में हम गांठ भी बोल देते हैं। तो ट्यूमर इज मास ऑफ सेल्स फॉर्म्ड ड्यू टू कंटिन्यूस डिवीजन इन कैंसर सेल, ठीक है। अब ये ट्यूमर 2 तरीके का हो सकता है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। क्या फ़र्क है इन दोनों में? देखो बेनाइन जो ट्यूमर होता है ना, वो बॉडी में फैलता नहीं है। मतलब मान लो इस जगह पे वो ट्यूमर बना है तो वो ट्यूमर यहीं रहेगा, वो ट्यूमर दूसरी जगह नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये कम हार्मफुल होता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ना, वो ज़्यादा हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि वो एक जगह ट्यूमर बना और फिर वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी में दूसरे पार्ट्स में चला जाता है, तो वहाँ पे भी ट्यूमर कर देता है। ऐसे बॉडी में कई जगहों पे ट्यूमर हो जाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा हार्मफुल है। और ये जो प्रॉपर्टी है ना इसकी, कि जहाँ पे गए सेल्स वहाँ पे नया ट्यूमर शुरू कर दिया, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी मैलिग्नेंट ट्यूमर में शो होती है, बेनाइन में नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वहाँ पे नई सेल्स ग्रो करने लग जाता है और वहाँ पे फिर कैंसर कर देता है, ठीक है।
तो कैंसर के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो देखो कुछ तो फिजिकल कारण हो सकते हैं, जैसे आयनाइजिंग रेज, एक्सरे हो गई, गामा रे हो गई, या नॉन आयनाइजिंग यूवी रेज भी हो गई, रेडिएशंस हो गई, ये सब। जैसे हम बोलते हैं कि जो सन है उससे यूवी रेज आती हैं जो कि कैंसर कर सकती हैं, लेकिन इन यूवी रेज से हमें कौन बचाता है? ओजोन। ठीक है। दूसरा, आजकल तो कुछ सनस्क्रीन भी आ गई हैं जो यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है अपने आप को। ठीक है, तो इस तरीके का। एक्सरे, देखो एक्सरे जब हम करवाते हैं, मान लो कोई चोट लग गई हड्डी वड्डी में तो एक्सरे करवाते हैं, तो आप ध्यान देना कभी हॉस्पिटल्स वगैरह में जो व्यक्ति एक्सरे करता है या तो वो उस एक्सरे रूम से बाहर निकल जाता है थोड़ी देर के लिए, या यूजुअली उनको एक प्रोटेक्टिव गेयरिंग दी जाती है, वो प्रोटेक्टिव गेयरिंग पहनते हैं वो पूरे एक्सरे के टाइम पे। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सरेज होती हैं ये कैंसरस होती हैं, तो कैंसर कर सकती हैं, इसीलिए ये ध्यान रखा जाता है। ऐसे केमिकल क्या है? तंबाकू स्मोक, बताइए आपको तंबाकू वगैरह से, तंबाकू खाने से कैंसर होता है? वो आपने अगर पुरानी जो थिएटर्स में मूवी देखी हो तो वहाँ पे एक ऐड आता था मुकेश हरारे का कि मैं मुकेश हूँ, मुझे तंबाकू खाने से कैंसर हुआ था। तो तंबाकू के स्मोक से भी होता है कैंसर। बायोलॉजिकल ओंकोजेनिक वायरस, ध्यान रखना कैंसर की जो स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, और जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं ना उन्हें बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। गूगल पे सर्च कर लेना ऑन्कोलॉजिस्ट, आपको मिल जाएंगे फेमस। कैंसर स्पेशलिस्ट को बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, एक ब्रांच है पूरी। तो कुछ वायरसेस होते हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस, ठीक है, वो कैंसर कर सकते हैं। या फिर हमारी बॉडी में जो सेलुलर ऑन्कोजीन्स हैं या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स है वो एक्टिवेट हो जाए, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। तो ये बायोलॉजिकल रीजन है कैंसर के। कैंसर को डायग्नोस कैसे करोगे आप? टेस्ट होता है बायोप्सी। बायोप्सी क्या है? बायोप्सी है स्टडी ऑफ टिश्यू सेक्शन अंडर माइक्रोस्कोप। हमारी बॉडी का कोई भी टिश्यू लो, उस टिश्यू को माइक्रोस्कोप में देखो तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे कोई गांठ बनी हुई है, यहाँ पे डिवीजन हुआ है, इसका मतलब ये ट्यूमर है, इसका मतलब कैंसर है। तो बायोप्सी जो है उसको बोलते हैं, बहुत कॉमन है बायोप्सी कैंसर के लिए। उसके अलावा एक्सरे से भी हो सकता है। सिटी स्कैन जिसे हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं, इसमें एक्सरे यूज़ किया जाता है 3D इमेज बनाने के लिए ऑर्गन्स का। या फिर MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जाता है और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। तो सिटी स्कैन और MRI से भी किया जाता है। बायोप्सी एक बहुत कॉमन मेथड है कैंसर की डिटेक्शन के लिए। ट्रीटमेंट क्या है? देखो या तो सर्जरी होती है या रेडियोथेरेपी होती है। रेडियोथेरेपी में क्या है? रेडिएशन डाली जाती है ट्यूमर सेल्स पे, इनको इरेडिकेट किया जाता है, लीथली मार दिया जाता है। या इम्यूनोथेरेपी होती है, इम्यून सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है डिटेक्ट करने में, डिस्ट्रॉय करने में ट्यूमर सेल्स को, तो इसलिए क्या किया जाता है? अल्फा इंटरफेरोन्स दिए जाते हैं। अल्फा इंटरफेरोन्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स। तो ये क्या करते हैं? ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं टू डिस्ट्रॉय ट्यूमर सेल्स। ठीक है, तो इम्यूनोथेरेपी में क्या अल्फा इंटरफेरेंस दिए जा रहे हैं, और रेडिएशन में रेडियोथेरेपी में। अब यूजुअली क्या होता है, ये एक चीज़ काम नहीं करती कभी कैंसर में, इन तीनों का ना मिक्स काम करता है। तो कभी थोड़ा रेडियोथेरेपी, थोड़ा इम्यूनोथेरेपी, थोड़ा सर्जरी, इस तरीके से करके फिर कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, अभी तक प्रॉपर ट्रीटमेंट कैंसर का बना नहीं है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मेथड्स काम करते हैं, कोई यूनिवर्सल ट्रीटमेंट अभी कैंसर का नहीं आया है। ठीक है, अब देखो कैंसर के बारे में एक ये क्वेश्चन देख लो आप, जैसे कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस शो करता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड और टिश्यू की बात है, ये माल्ट है ना, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल, एड्स, अल्फा इंटरफेरॉन, ये ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करते हैं। अभी भी आपने पढ़ा अल्फा इंटरफेरेंस के बारे में। ठीक है, तो ये कैंसर की बात है। लास्ट टॉपिक है आपका ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, 3 तरीके की ड्रग्स आपके दे रखी है, एक तो ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स या कोकीन। ठीक है, ओपियोइड्स के रिसेप्टर होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। कैनाबिनॉइड्स को होते हैं ब्रेन के अंदर। ठीक है, और ये जो कोका एल्कलॉइड्स हैं ये स्टिमुलेट करते हैं सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब ओपियोइड्स का एग्जांपल क्या है? हीरोइन। हीरोइन को हम हिंदी में बोलते हैं स्मैक। हीरोइन होती क्या है? हीरोइन होती है डायस्टाइल मॉर्फिन, मतलब मॉर्फिन के डाइएसिटाइलेशन से बनती है ये। तो मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन एक्चुअली निकलती है एक प्लांट से, पॉपी प्लांट, पेपेवर सोमनिफेरन के लेटेक्स से, इससे भी निकलती है मॉर्फिन। तो मॉर्फिन क्या आती है? मॉर्फिन जो है ना वो सर्जरी वगैरह में इनमें काम आती है सेडेटिव की तरह, या ये पेन किलर भी है। तो मॉर्फिन तो केमिकल कंपाउंड है जो यूज़ भी आता है, लेकिन इस मॉर्फिन के डाइएसिटाइलेशन से ही हेरोइन बना दी जाती है, जिसे यूज़ किया जाता है एज ड्रग्स। ठीक है, अब ये कैसी होती है हीरोइन? देखो दिखने में ये वाइट होती है, ऑर्डरलेस होती है। ऑर्डर मतलब कोई इसमें स्मेल तरीके की कुछ नहीं होती, बिटर होती है, कड़वी लगती है खाने में, और डिप्रेजेंट होती है, बॉडी को डिप्रेस करती है। और स्नॉटिंग, वो फूंक के जो लेते हैं ना, वो टेबल पे रखा रहता है, और वो आपने देखा होगा फिल्मों में, वो तो हीरोइन जो है उस तरीके से ली जाती है। तो वो वाइट कलर की जो पुड़िया आती है, वो पुड़िया जो है वो क्या है? स्मैक है या हीरोइन है। मॉर्फिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये देख लेना एक बार। कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर ब्रेन में है। अब कैनाबिनॉइड्स जो है वो नेचुरली कहाँ से मिलता है? कैनाबिस सटाइवा से। ये कैनाबिस सटाइवा, गांजा आपने कभी सुना होगा, मनाली का गांजा, तो ये गांजा ये है।
क्या बोलते हैं इसको, मैरिजुआना, हाशिश, चरस, गांजा, ये इनके नाम हैं। ये कैसे लेते हैं, ये आप इनहेल करते हो या रोली जैसे सुट्टा, उसकी तरह भी लिया जाता है कई बार। और ये किसको इफेक्ट करता है, CVS, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे इम्पैक्ट करता है। ये कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर है, ये देख लेना। देन कोका एल्कलॉइड्स, कोकीन, ये प्लांट है एक एरिथ्रोजाइलम कोका, इससे मिलता है। ये इंटरफेयर किससे करता है, डोपामीन के ट्रांसपोर्ट से। डोपामीन क्या है, डोपामीन है एक न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं भाई, न्यूरोट्रांसमीटर्स याद कर लेना, आपने न्यूरोट्रांसमीटर पढ़े हैं 2, याद कर लेना कहाँ कहाँ पढ़े हैं। देन ये स्टिमुलेट करता है CNS को। इसकी वजह से होता क्या है, एनर्जी बढ़ी हुई लगती है, यूफोरिया की कंडीशन लगती है, और इसको भी स्नॉट किया जाता है। और ये हेलुसिनोजेनिक होते हैं, ठीक है। हेलुसिनोजेनिक मतलब एक अलग ही दुनिया में पहुंचा देते हैं, हेलुसिनोजेंस की तरह जो हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है, कि जो है आप अपने सराउंडिंग से कट जाते हो। अब ऐसे दूसरे प्लांट्स भी हैं क्या जिनमें ऐसी सच प्रॉपर्टी है हेलुसिनोजन जैसी, तो हैं। एट्रोपा बेलाडोना या धतूरा, इस तरीके का ये दिखता है धतूरा। तो ये प्लांट्स के फोटोज़ वगैरह जो है ना, ये भी आप ध्यान रखना कि ये धतूरे का प्लांट है, ये पेपर सोमिफेरम पॉपी का प्लांट है, और ये कैनाबिस सटाइवा की लीव है। ये तो आपको याद रह जाएगी, मुझे पता है, पर ये और ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो ये ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ हो गया, इसको एक बार NCERT से रीडिंग मार लेना। अब देखो कुछ एक क्वेश्चन ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ के, देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे 2024 में पूछा भाई, कोकीन, हेरोइन, मॉर्फिन, मैरिजुआना क्या है ये, ठीक है। आप बता दो कि बहुत ही ये सिंपल है, और ऑप्शंस मैंने हटा दिए इसमें से, तो वो और इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर कोकीन जो है वो किससे, ये देखो प्लांट्स के नाम दे रखे हैं, कहाँ से निकलती है, 2019 में पूछा है। हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, मॉर्फिन के एस्टाइलेशन से, देखो सिंपल सा पूछा हुआ है। फिर पॉपी प्लांट का कौन सा पार्ट लिया जाता है, तो लेटेक्स लिया जाता है। अब ये देखो इसमें फ़ोटो दे दी प्लांट की, है ना, दे दी ना धतूरे की। अब इसमें ये नहीं पूछा ये धतूरे का प्लांट है, इसमें पूछा प्रॉपर्टी कौन सी है, तो हेलुसिनोजेनिक है ना, हमने पढ़ा अभी, तो इस तरीके से। तो ये पूरा आप देख लेना। उसके बाद देखो NCERT में जो दूसरे चैप्टर्स में कुछ डिसीज़ या फिर डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो डिसऑर्डर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक बार आप इन डिसऑर्डर्स को उन चैप्टर्स में से ढूंढ के इनके बारे में एक लाइन लिख लेना, ताकि आपको पता हो। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अस्थमा, एम्फाइसेमा, सिलिकोसिस पढ़ा हमने। सर्कुलेटरी में हाइपरटेंशन, CAD क्या था, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस। ऐसे एंजाइना पेक्टोरिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। एक्सक्रीटरी में रीनल फेलियर, किडनी फेल हो गई, या रीनल कैल्कुलाई हो गया, स्टोन हो गया, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मस्कुलर में माइस्थेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या टिटेनी। स्केलेटल में आर्थराइसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट। एंडोक्राइन में जिजेंटिज्म, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगाली, डायबिटीज इंसिपिडस, गोइटर, क्रेटिनिज्म, ग्रेव्स डिजीज, एक्सोप्थेलेमिक गोइटर, एडिसन, डायबिटीज मेलाइटस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं एड्स, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया, साइफिलिस, ट्राइकोमोनियासिस, जेनिटल हर्पिस, जेनिटल वार्ट्स, क्लेमाइडियासिस। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्रोमोसोमल है डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। इन सभी को एक बार देख लेना अपने अपने चैप्टर से, और इनके बारे में एक लाइन यहीं पे लिख लेना, ताकि आपको ये ध्यान रहे और कौन से डिसऑर्डर्स NCERT में दिए हुए हैं। ये चैप्टर पूरा हो गया, एक बार NCERT की रीडिंग लगा के PYQ सॉल्व कर लेना। थैंक यू।